Hello everyone. Today we will study the chapter 5 complex number. In this chapter we will know about the complex number. As you know, many number, that is natural number which is represented by n, which is taken from 1, 2, 3 to infinity. Whole number 0, 1, 2, 3 dash something infinity, and integer 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dash something. Rational number which can be written in the form p by q, but q is not equal to 0. All the fraction number and all the fraction number are also known as the rational number. Irrational number, the number which is in the form of root 2, root 3, root 5, etc. So these are the numbers which have you already know. But a number, अगर जब हम क्लास 10th में स्टडी किए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टडी कर रहे थे तो उसमें एक कंसेप्ट आता था डिस्क्रिमिनेंट. चैप्टर 4 में डी इज ग्रेटर दैन जीरो, तो हम कहते थे कि जो है इसका रूट्स कैसा होगा. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसके नेचर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कि अगर डी इज ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स क्या करता है, रियल और डिस्टिंक्ट. एंड इट डी इज इक्वल टू 0 है तो कहते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब इसके रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे. और एक आता था कि अगर डी लेस देन 0 है तो कहते थे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या रूट्स नो रियल रूट एग्जिस्ट. तो ये हम कहते थे, लेकिन इस पे फिर कभी इस पे ध्यान नहीं दिया गया कि जो है ये रूट्स एग्जिस्ट क्यों नहीं होता है. तो इस तरह के क्वेश्चन में वहीं पे जब डी इज लेस देन 0 आया तो एक साइंटिस्ट थे यूलर, जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर आता है, अगर कोई नंबर रूट के अंदर आता है तो रूट के अंदर आता है जैसे -2 है, -3 है, -3, -4, -5 है, तो हम क्या करते थे, इसको छोड़ देते थे. कहते थे कि ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, अभी तक ये करते आए हैं. तो उन्होंने एक यूलर ने एक कंसेप्ट दिया, जिन्होंने एक कन्वेक्शन दिया आई, जिसको हम बोलते हैं आयोटा. और उन्होंने एक वैल्यू दिया कि अगर हम इसके जगह पे आई की जगह पे अगर हम ये यूज करें, आई इज इक्वल टू √-1 और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. तो इस तरह से अगर हम कहीं -1 यूज करते हैं, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो जितने भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएंगे उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. तो इसी कंसेप्ट को आगे और बढ़ाते हुए एक नंबर फाइंड किया गया जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि द फॉर्म a plus ib is known as complex number where a is known as real part and
बी इज known as imaginary parts। मतलब ये है कि जो आई के फॉर्म में आएगा तो उसको हम एक इमेजिनरी नंबर फॉर्म में लिखेंगे, और जो नंबर इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में होगा उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। जो ए क्या रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट, एंड बी क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी पार्ट। अब मान लीजिए अगर हमको फाइंड करना है अंडर रूट -3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अंडर रूट -3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या रख देंगे यहाँ पे, इसको ऐसे ले सकते हैं -1 × 3, और इसको क्या ले सकते हैं i² × 3। तो दिस यू कैन राइट, यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो i² का स्क्वायर रूट i और 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3। तो इस तरह से ये +-i√3 एक i के फॉर्म में आएगा, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सभी नंबर का गॉडफादर है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर सभी को कंटेन कर लेगा, सभी नंबर्स को कंटेन करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द गॉडफादर ऑफ ऑल द नंबर्स, जैसे गॉडफादर ऑफ ऑल द नंबर। अब इस तरह से जो है यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे लिख दिया हमने 5, तो 5 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंस यू कैन राइट इट 0, 5 प्लस iota 0 into i, that I means iota, 5 plus 0i, 5 plus √2i, so this is the also complex number, and 2 plus 3i, so this is the also complex number। तो इस तरह से ये जो है क्या कहलाएगा कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर कोई रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। रियल नंबर कैन बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे कुछ रिजल्ट बनता है कि अगर इफ़ b इज इक्वल टू 0, अच्छा इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं। तो अगर i के फॉर्म में, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो रिप्रेजेंट वही करेगा कि ए रियल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, बी इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, रियल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी पार्ट से रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पे ये है कि जो है वी कैन राइट एनी नंबर इन द फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ कंसेप्ट है कि b इज इक्वल टू 0 हो जाए, b इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। मतलब अगर b की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या बचेगा, a बचेगा। तो जिसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं 5, जिसमें कोई इमेजिनरी पार्ट्स नहीं आ रहा, तो ये प्योरली रियल हो गया। इफ़ a इज इक्वल टू 0, तो अगर a इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी मतलब जिसमें आई है इमेजिनरी पार्ट्स। तो अब इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5i, और अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म लिखना है तो 0 + 5i लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट 0 है, इसलिए इसको 5i लिख सकते हैं यहाँ पे। और इफ़ a इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट कि क्या बनेगा, a प्लस आई बी बनेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर।
मतलब ये होल नंबर जो कहलाएगा ए प्लस आई बी क्या कहलाएगा, एक इमेजिनरी नंबर का बनेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन यू थिंक अबाउट कि विच नंबर इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, मतलब आप किस नंबर को प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी ले सकते हो। कोई ऐसा नंबर है? यस, जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप प्योरली रियल भी ले सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी ले सकते हैं। अब कुछ जो है, अब एक दूसरा आता है कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि अगर Z1 इज इक्वल टू मान लेते हैं कि A प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आई डी, देर आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल is given, means Z1 is equal to Z2. So this implies that A plus IB is equal to C plus ID. This implies that A is equal to C and B is equal to D. It means real part of Z1 is equal to real part of Z2 होगा और रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 हो जाएगा, और B इज इक्वल टू D मतलब क्या हो जाएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू किसको हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ Z2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे हम ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो लेट Z1 is equal to A plus IB and Z2 is equal to C plus ID. If you want, then Z1 plus Z2 means आपको ऐड करना है तो A plus IB plus C plus ID, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, A plus C plus I B plus D, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ ऐड कर दिया। तो इससे हमको क्या मिल गया कि जो Z1 प्लस Z2 था, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था ही, और ऐड करने पे भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज यू गेट द ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देयर आर द सम प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ क्या होता है, क्लोजर लॉ वो ये है कि अगर Z1 और Z2, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका Z1 प्लस Z2 भी क्या इम्प्लाई करेगा कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो ये क्लोजर लॉ है कि Z1 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन देयर सम इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। मतलब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो Z1 प्लस Z2 का जो सम आएगा वही Z2 प्लस Z1 का भी सम आएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर लेके चलते हैं तो यानी कि Z1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, Z1 प्लस Z2। इट मीन्स हमने क्या फाइंड किया अभी, A प्लस C और I प्लस I B प्लस D। तो सेम इन द
right hand side we will show from right hand side. So right hand side is given Z2 plus Z1. So that is C plus ID plus A plus IB. On this you can write it C plus A plus ID plus IB, and this you can write it C, it means A plus C plus I is the common, so then you get the B plus D. So we are seeing that the left hand side is equal to right hand side. It means it follow the commutative law. Now next property is associative law. Associative law means associative law हम वहाँ पे कम्यूटेटिव में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर चलते हैं। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर चलते हैं कि जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 का ब्रैकेट ले लिया, और इसी चीज़ को हम ऐसे ले सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। किस तरह से? तो फर्स्ट 2 का ब्रैकेट लेके यहाँ सॉल्व किया, फिर Z3 को सॉल्व किया, और ऐसे ही यहाँ पे Z1 को ब्रैकेट से बाहर रखा, Z2 और Z3 सॉल्व किया। तो अगेन वी विल सी इफ यू आर सॉल्विंग बाय टेकिंग द एग्जाम्पल लेफ्ट, देन यू गेट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर में उस नंबर को ऐड करते हैं तो हमको वही नंबर मिल जाए। जैसे हमने लिखा 5 में अगर हमको 5 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए, तो पता चला हमको 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि 0 क्या कहलाता है? एक एडिटिव नंबर कहलाता है, या 0 इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। अ नंबर विच इज एडेड टू अ नंबर विल गेट द सेम नंबर। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ यू आर एडिंग z plus 0 is equal to, then you get the z. Next property, additive inverse क्या होता है? एडिटिव इनवर्स कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करते हैं तो ऐड करने पे 0 आना चाहिए। अगर ऐड करने पे 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो है एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम मान लेते हैं, यानी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि z, इसको हम कैसे बनेंगे? हम क्या ऐड करेंगे इसमें? अगर हम -z ऐड कर देते हैं तो देन यू गेट द 0। तो फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 2 + 3i एंड z -z इज इक्वल टू तो -2 - 3i। If you are adding this, so then you get the z plus -z plus 2 -2 can be cancelled and plus 3 -3 is cancelled. तो this is the additive inverse. एडिटिव इनवर्स हमें ये लेकर चलना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम अपोजिट साइन के साथ ऐड कर देते हैं तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो एडिटिव इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स विद कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तो ये एडिशन था, अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर z1 इज इक्वल टू क्या है? a प्लस IB एंड z2 इज इक्वल टू C प्लस ID। तो z1 माइनस z2 क्या होगा? z2 माइनस सेम a प्लस IB माइनस C प्लस ID। if you are open this bracket then you get the a minus C plus IB minus ID, and this you can write it a minus C plus I is the common, then you get the B minus D. तो दिस इज द z1 माइनस z2। तो एक रियल पार्ट आ गया और ये क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट्स आ गया।
तो यानी ये भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की मान लेते हैं लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID। तो सेम हमको मल्टीप्लाई करना है Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB इज मल्टीप्लाइड C प्लस ID। तो हमको नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे मल्टीप्लाई करना है, यानी हम A का मल्टीप्लाई करेंगे तो AC, इस A में मल्टीप्लाई करेंगे तो IAD प्लस IBC प्लस I स्क्वायर BD। तो इस तरह से Z1 इंटू Z2 निकाल सकते हैं, और इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बन जाएगा AC दिस इज द AC प्लस IAD प्लस IBC, I मीन्स आयोटा, and I square is equal to -1, so you can write it -1, that is BD. This is the real part and this is the real part, so this you can write it AC minus BD plus I is the common, so AD plus BC. तो दिस इज द Z1 इंटू Z2। हमें नॉर्मली ही मल्टीप्लाई करना है और फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ लिखेंगे। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि लेट फॉर एग्जाम्पल Z1 इज इक्वल टू 2 minus 3i and Z2 is equal to 4 plus I। तो Z1 into Z2 that is 2 minus 3i and Z2 means 4 plus I। तो multiply it, 2 into 4 plus 2 into I minus 4 3 is 12 I and plus 3 I square, that is 8 plus 2i minus 12i, that is minus 10i, and I square means -1, so then you get the 3 into -1, you get the -3, so it means 8 minus 3, that is 5 minus 10i, which is written in the form of A plus IB, 5 plus minus 10i। तो इस तरह से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक A प्लस IB के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो देयर आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ some properties which satisfy the multiplication rule। तो फर्स्ट सेम क्लोजर लॉ that is Z1 into Z2 you get the complex number। It means if Z1 is the complex number and Z2 is the complex number, then the multiplication of Z1 and Z2 again you will get the complex number। Second, commutative law that is कि Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1, that is same कि the number Z1 और Z2 को जो मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वही Z2 और Z1 को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा। तो इट मीन्स क्या फॉलो करेंगे कम्यूटेटिव लॉ। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ, दैट इज कि Z1 Z2
एंड Z3। तो अगर हम फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में लेते हैं, फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा, फिर Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही सेम यहाँ पे Z1 Z2 और Z3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मिलेगा सेम ही मिलेगा कि अगर हम इसको पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर कहलाता है कि अगर हम किसी नंबर में उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमको वही नंबर मिल जाए। जैसे 5 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, तो 1 इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इट मीन्स Z into 1 is equal to Z, where 1 is known as the multiplicative identity। And next fifth property, multiplicative inverse मीन्स कि अगर हम किसी नंबर में उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, तो 5 अगर है, 5 को तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 आएगा। तो इन द सेम वे Z into 1/Z इज इक्वल टू 1, कि अगर Z दिया है और उसको हम 1/Z ले लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं Z1 Z2 प्लस Z3 दे आर द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देन यू गेट द Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। सिंपली जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही करेंगे और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉलो करता है। तो देन यू कैन आल्सो वेरीफाई द अबव रिजल्ट बाय शोइंग द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इफ Z1 Z2 Z3 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कि जो है गिव लेट Z1 एंड Z2 बी द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन डिवीजन ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू दिस, यू कैन राइट Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। तो दिस कैन बी अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। लेट Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i and Z2 is equal to 2 plus 3i। i को हम चाहे पहले लिखें या बाद में लिखें, इससे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। i मीन्स आयोटा, नॉट i, दिस इज द आयोटा। तो Z1 अपॉन Z2 दैट इज Z1 मीन्स 3 प्लस 2i अपॉन 2 प्लस 3i। और अगर ये जो है 2 प्लस 3i, तो ये जो डिनोमिनेटर में i ये रहना नहीं चाहता है, यानी इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करते हैं, इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट मतलब कि हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। जो बीच का साइन होता है, दो टर्म के बीच का जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 माइनस 3i से। नीचे मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो 2 प्लस 3i, सॉरी यहाँ माइनस 2 माइनस 3i एंड 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 2 माइनस 3i एंड ओपन दिस ब्रैकेट। तो मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2 दिस बाई 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3i
प्लस 2i इंटू 2 एंड माइनस 2 इंटू 3i का स्क्वायर अपॉन a प्लस आई बी एंड a माइनस आई बी, a प्लस आई बी एंड a माइनस आई बी। तो दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। On this you can simplify this. तो 3 2 the 6 minus 9i plus 4i and I square means minus 1. So then you get the plus 3 to the 6, that will be the plus 6 upon 2 minus 2 to the 4 minus I means I square means minus 1. So this will be the 9 6 6 12 minus 5i divided by 13 or 12 upon 13 minus 5 upon 13 into iota, which is also written in the form of a plus ib या bi। तो इस तरह से हम z1 और z2 को z1 अपन z2 फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पावर ऑफ i, पावर ऑफ i, पावर ऑफ i, पावर ऑफ i, दिस इज द आयोटा, पावर ऑफ i मतलब आयोटा। अब देखो पावर ऑफ i में क्या कि हम आई स्क्वायर इक्वल टू क्या मानते हैं, -1 मानते हैं। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर हमको आई क्यूब निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई, और दिस कैन बी राइट -1 इंटू आई। इट मीन्स व्हाट विल यू गेट, माइनस आई। इट मीन्स आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई। सिमिलरली आई पे पावर 4, आई पे पावर 4, आई पे पावर 4 you get the I square into I square, or that is the -1 into -1, it means +1. तो it means I पे पावर 4 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें I पावर 4 की वैल्यू 1, I पावर 3 की वैल्यू -i और I स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इस तरह से जो है अगर हमको चेंज करना है कहीं I पे पावर जो भी दिया है, तो हमको एक ट्रिक मिल जाता है। क्या ट्रिक मिल जाता है कि अगर हमारा i पे पावर 4k की फॉर्म में है, अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू 1 से हो सकती है, 1 की पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर इस फॉर्म में कहीं दिया है कि k इज एन नेचुरल नंबर, तो देन i पावर 4k के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आई पावर 4 इक्वल टू 1। के इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, तो यानी इसकी भी वैल्यू 1। तो अगर हम किसी पावर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें आई पावर 4k के फॉर्म में, तो यानी उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होगी। फिर ऐसे आई पे पावर 4k प्लस 1, अगर 4k प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई पे पावर 4k प्लस 2, 4k प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और अगर वैसे ही अगर हम i पे पावर 4k प्लस 3 फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -i। तो इस तरह से हम अगर पावर को 4k के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू i -1 या -i आ सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल i पे पावर 57। अब i पावर 57, तो सबसे पहले हमने कहा कि इसको 4 के फॉर्म में चेंज कर, मतलब डिवाइड बाई 4। तो दिस यू कैन राइट इट 4 इंटू 14, 14 4 जा 56 एंड प्लस i प्लस 1। वही जैसे 57 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा ले सकते हैं। तो यानी ये 4 के फॉर्म में आ गया, नहीं इतने की वैल्यू क्या आ गई,
1 आ गई, और प्लस है यहाँ पे +1, तो यानी इस पूरी की वैल्यू कितनी हो सकती है, इस पूरी की वैल्यू i हो सकती है। तो यानी अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि i पे पावर जो है 14 होल पे पावर 4 इंटू i पावर 1 भी ले सकते हैं। या तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ ले सकते थे कि सीधे सीधे 4k + 1 के फॉर्म में है, तो यानी इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, i। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि पावर अगर बेस इक्वल है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि i पावर 4 होल पे पावर 14। अब इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 पे पावर 14 इंटू i पे पावर 1 मतलब i, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 इंटू i दैट इज i। तो ये ज़्यादा ईजी है कि अगर हम 4k प्लस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो हम इसके डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि i पे पावर 57 की वैल्यू कितनी आ गई, i। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि i पे पावर 90। अब i पावर 90 को हम क्या ले सकते हैं, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 4 के फॉर्म में, तो i पे पावर ले सकते हैं 4 इंटू 22 एंड +2, मतलब 90 को 4 से डिवाइड कर दिया, 90 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 2 जा 8 दैट इज 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 2। तो देन यू कैन राइट इट 4, मतलब अगर हम इसको चेंज करते हैं तो 90 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी मतलब हो गया 4 इंटू 22 प्लस रिमाइंडर दैट इज 2। तो इन द सेम वे 4k + 2 एंड 4k + 2 यानी इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, i पे पावर 4k + 2 इज इक्वल टू हाउ मच, -1। तो हम -1 ले सकते हैं। और इसी चीज़ को मैं ले सकते हैं कि i पावर 90, इसको क्या ले सकते हैं, i पे पावर 22 सॉरी 4 पे पावर i पावर 4 पे पावर 22 इंटू i पे पावर 2, और इसको क्या ले सकते हैं 1 पे पावर 22 इंटू i स्क्वायर, और दैट इज 1, i स्क्वायर मीन्स -1, if you are multiplying then you get the -1। तो सिमिलरली i पे पावर 90 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से हम कोई i पे जो भी पावर दिया उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज complex number as an identity। complex number as an identity। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक आइडेंटिटी के फॉर्म में भी सीधे यूज करते हैं, जैसे Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, जो किस फॉर्म लिखा a + b का होल स्क्वायर, तो दैट इज Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर + 2 Z1 Z2। सेम Z1 - Z2 हो सकता है का होल स्क्वायर हो सकता है, या Z1 क्यूब - Z2 - क्यूब हो सकता है, या Z1 - Z2 का Z1 स्क्वायर - Z2 स्क्वायर हो सकता है, और Z1 - Z2 का होल क्यूब हो सकता है। तो जितनी भी आइडेंटिटी है सभी आइडेंटिटी को ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है। तो एक चीज़ हमको ये देखना है कि ये मतलब आइडेंटिटी को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है। मतलब हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर -2 Z1 Z2, Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब दैट इज Z1 - Z2 इन वन ब्रैकेट एंड Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 इन अदर ब्रैकेट। Z1 square means Z1 - Z2 in one bracket and Z1 plus Z2 in other bracket। a minus b का होल क्यूब that is Z1 क्यूब minus Z2 क्यूब minus 3 Z1 Z2 ब्रैकेट में Z1 - Z2।
तो ये जितने भी आइडेंटिटी हैं सभी आइडेंटिटी को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है। नाउ मॉडुलस ऑफ ए नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ मॉडुलस ऑफ MODULUS, और ऐसे लिखते हैं MODULUS, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर तो Z इक्वल टू A प्लस IB, और अगर हम इसको मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज मॉड ऑफ Z, और मॉड ऑफ Z की वैल्यू कैसे आएगी? A² प्लस B², यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर। तो Z इक्वल टू मॉड ऑफ Z इक्वल टू अंडर रूट इतना। R ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Z का स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B², ये भी ले सकते हैं। अब अगर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल Z1 not Z1, this is the Z is equal to -1 plus 4i. That means mod of Z is equal to what? Under root -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। It means 1 plus 16 under root 17. तो mod of Z is equal to under root 17. This is the modulus of Z. Now next part is conjugate of complex number. Conjugate of complex number। conjugate of complex number कि अगर Z इक्वल टू A प्लस IB है तो conjugate ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? नंबर इज Z बार। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को Z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बार बोलते हैं, इज इक्वल टू A माइनस IB। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि लेट Z इज इक्वल टू -1 प्लस √2i है, तो Z बार जो होगा क्या होगा? -1 माइनस √2i। दिस इज द conjugate. Now the multiplicative inverse of complex number। multiplicative inverse of complex number। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं? कि इसके लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं? Z पावर -1, मतलब इनवर्स हो गया, Z बार अपॉन मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। तो दिस इज द फार्मूला बाय विच यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल Z इज इक्वल टू -1 प्लस 2i। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 दैट इज 5, एंड Z बार इज इक्वल टू -1 माइनस 2i। पुट द वैल्यू ऑफ Z बार एंड Z स्क्वायर, मॉड ऑफ Z स्क्वायर, तो Z पे पावर -1, मॉड ऑफ Z बार इज इक्वल टू -1 माइनस 2i, and this is the 5, or this you can write it -1 minus 2i, this is the Z inverse. Now next point is Argand plane representation।
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर्गेंट प्लेन रिप्रेजेंटेशन, आर्गेंट प्लेन रिप्रेजेंटेशन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सेम एक्स डैश वाई डैश एक प्लेन है जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। 1 2 3 4 इस तरह से इधर भी 1 2 3 4 समथिंग। अब वो ये जानते हैं कि इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते थे? प्लस प्लस माइनस प्लस, और दिस इज द माइनस माइनस एंड दिस इज द प्लस माइनस। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और वहाँ पे क्या एक्स डैश, इसको वर्जिन बोलते थे, यहाँ पे क्या कहलाएगा? एक्स डैश क्या कहलाएगा? रियल एक्सिस। क्या कहलाएगा? रियल एक्सिस। और वाई डैश क्या कहलाएगा? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। अब मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, एक पॉइंट है P, उसको 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i। अब इसको अगर हम पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2, 3। अब 2, 3 मतलब सेम ऐसे ही हमको रिप्रेजेंट करना है 1 2, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3। तो 1 2, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3। इट मीन्स दिस पॉइंट, यानी यहाँ कहीं आएगा कि दिस इज द पॉइंट P whose coordinate is 2, 3, whose coordinate is 2, 3. Similarly, the other complex number is 4 - 2i। 4 - 2i अगर हम इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं तो सेम वैसे लिखना हमको। सपोज कर लेते दिस पॉइंट इज Q, और क्या बनेगा? 4 - 2, यानी कि x = 4, y = -2। तो 1 2 3 4 और y = -2। तो दिस करस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट दिस इज द Q। तो इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में सबसे पहले चेंज कर लेंगे और देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस के फॉर्म में, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो उसी फॉर्म में हमको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब मान लीजिए अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है कि एक पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट 3, -3, 2 दे रखा है, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंट करना है, तो क्या लिखेंगे? z = -3 + 2i। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस बनेगी, जैसे जो डिस्टेंस है OP और OQ और अदर जो भी बनेगा, जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब OP क्या रिप्रेजेंट करेगा? OP एंड OQ रिप्रेजेंट द मॉडुलस ऑफ complex number OP and OQ represent the modulus of the complex number. Next, polar representation of the complex number. Polar representation ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है कि अभी हमने देखा आर्गेंट प्लेन में
कि दिस इज द एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अगर कोई पॉइंट पी है तो ये ले लिए ओ पी, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। और इसी चीज़ को हम लिखते हैं आर, आर रिप्रेजेंट करता है, आर के फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। तो पोलर रिप्रेजेंट इज बेस्ड ऑन थीटा, पोलर रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन आर एंड थीटा। थीटा कौन सा एंगल होगा, ये एंगल थीटा। अब अगर हम कह देंगे कि अगर इस यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा x और ये डिस्टेंस क्या होगा y, तो इस तरह से अगर हम लिखें तो x इक्वल टू क्या बनेगा, r cos थीटा, एंड y इक्वल टू क्या बनेगा, r sin थीटा। अगर यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट है x, y, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, r cos थीटा। cos थीटा अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो cos थीटा इक्वल टू क्या बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल टू बेस दैट इज x अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज r। तो इट मीन्स x इक्वल टू क्या बन गया, r cos थीटा। तो x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। अब अगर इसी चीज़ को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, आर एक्स इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा प्लस आई वाई क्या है, आर साइन थीटा। और अगर हम आर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये बन गया जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स हमें आर फाइंड करना होगा और थीटा फाइंड करना होगा। अब जो इसमें आर फाइंड करने के लिए तो हमें क्या फाइंड करना, मॉड ऑफ जेड फाइंड करना है। लेकिन थीटा फाइंड करने के लिए जिसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड आर एम्पलीट्यूड, वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि मतलब वो जो है कितना एंगल बनाता है। तो इस बेस पे हमें थीटा निकालने के लिए हम कुछ फार्मूले लिखते हैं, उस फार्मूले का यूज करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बहुत इजी भी है। कई तरह से हम फाइंड करते हैं, लेकिन हम जो बहुत सिंपल वे में लिखते हैं कि इफ़ जेड लाइज in first quadrant, then theta is equal to alpha, यानी अगर हम यहाँ देखें तो जो थीटा है वो और अल्फ़ा के इक्वल ही होगा। अगर हम फिगर में देखें यहाँ पे तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा विद द एक्यूट एंगल, अल्फ़ा विद द एक्यूट एंगल है। अब इफ जेड लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, यानी जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो थीटा के इक्वल होगा। और हम अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे अभी हम आगे बताएंगे। दूसरा है इफ़ जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। थर्ड है इफ़ जेड लाइज in third quadrant then theta is equal to alpha minus pi, and if z lies in fourth quadrant then theta is equal to minus alpha। तो हमें थीटा निकालना है और अल्फ़ा निकालना है। और थीटा सबसे पहले अल्फ़ा निकालेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग थीटा निकालेंगे। और जब थीटा और आर की वैल्यू आ जाएगी तो हम इस फार्मूले में लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, पोलर फॉर्म बन जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे अल्फ़ा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे tan अल्फ़ा। कैसे निकालेंगे,
मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, इससे हम वाई बाई एक्स से अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे कि वाई बाई एक्स क्या है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू, एक जेड इज इक्वल टू दे रखा है कि जो है 1 माइनस आई। अब जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई है तो इसका हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर रिप्रेजेंट करेगा। पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे आर कम बाहर है, यानी हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें आर चाहिए और थीटा चाहिए। तो मॉड ऑफ जेड दैट इज आर, और मॉड ऑफ जेड निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर, दैट इज √1 प्लस √1 दैट इज √2। तो इस तरह से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। अब हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा निकालेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा निकालेंगे, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा वाई, वाई मतलब कितना है, अगर हम x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है, -1, यानी -1/1, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, या हम b इज इक्वल टू कर सकते हैं, b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 1। अगर हम a प्लस आई बी से कंपेयर करते हैं तो इस तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड ऑफ 1 आएगा। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, इसलिए tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 में दैट इज़ 1। तो tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan पाई बाई 4 मतलब 45। इट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 4, अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। अब हमने कहा था कि अल्फ़ा अगर हमारा आ जाता है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जेड हमारा क्या है, 1 माइनस आई है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी एक्स क्या है पॉजिटिव और वाई क्या है नेगेटिव। यानी अगर हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव प्लस और माइनस। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में। तो सिंस जेड लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट, देन थीटा इज इक्वल टू क्या था, अल्फ़ा। थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, -π/4, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -π/4। अब थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया और आर की वैल्यू फाइंड कर लिया, हम इस फार्मूला में रख देंगे। जेड इज इक्वल टू आर कितना है, √2 cos थीटा दैट इज cos -π/4 प्लस आई साइन थीटा -π/4। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द complex number in the form of polar form. Now next is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाले आएंगे जब डी की वैल्यू क्या होती थी, <0, जो हम छोड़ देते थे, कहते थे कि रूट्स रियल होगा नहीं, रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। तो अब यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स के फॉर्म में आएंगे। तो इमेजिनरी रूट्स के फॉर्म में आएंगे तो इसको सॉल्व वैसे ही करना है, बस हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है कि जहाँ पे -1 के रूट्स के अंदर नेगेटिव आएगा तो उस रूट को जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 को क्या लिखेंगे, i² लिखेंगे। तो इस बेस पे अगर हम इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो लेट x² - x + 2 इज इक्वल टू 0 बी द एग्जाम्पल इन विच इफ यू आर कंपेयरिंग ax² + bx + c is equal to 0, then you get a is equal to 1
b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2. Comparing first with इतना, this is the first, we get a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to 2. तो then find the d is equal to b स्क्वायर -4 ac होता था. अब b स्क्वायर के लिए कितने हैं, -1 का स्क्वायर है, -4, a मीन्स कितना है 1 और c मीन्स कितना है 2. तो दैट इज़ 1 - 8 दैट इज़ -7. यानी d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है. अगर d इज़ लेस देन 0 है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देयरफॉर बाई श्रीधराचार्य फार्मूला x इज इक्वल टू क्या लिखते थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. इस फार्मूले को यूज करते थे. अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देते हैं कि -b है प्लस माइनस, और अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -4ac और यहाँ पे जो बन जाएगा -b स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया अपॉन 2a. तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू है -1, तो -1 मिलकर क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे 4ac - b स्क्वायर, 4ac - b स्क्वायर यानी कि 4ac. अगर हम यहाँ फाइंड करते हैं, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे i, यहाँ पे -1 जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं. तो -1 के जगह क्या लिखेंगे, i स्क्वायर, और दैट इज़ अब 4ac, तो 4a मीन्स 1 और c मीन्स कितना है 2 माइनस b स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर अपॉन 2a दैट इज 2 × 1. इसको अलग सॉल्व करते हैं इस तरह से.